हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंबर त्रिपाठी। इनकी जर्नी थोड़ी खास है। इन्होंने अपना यूजी महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मेरठ यूपी से पूरा किया है और इन्होंने इस साल अपना थर्ड अटेम्प्ट दिया एआईपीजी 2025 में और ऑल इंडिया रैंक 204 लाया है और स्टेट रैंक 8 हासिल किया है। और इसी रैंक के साथ इन्होंने जीएसी वाराणसी में शल्य तंत्र की सीट भी हासिल की है। अंबर, आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सो मच मैम। और सबसे पहले मैं आयुर्गाइड की सारी टीम को, सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। उनके कारण ये पॉसिबल हो पाया। और थैंक यू सो मच मैम इस इंटरव्यू के लिए भी। जी, इससे पहले ये बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट दी थी एआईपीजीटी में और हर अटेम्प्ट में आपकी क्या रैंक रही थी? दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर्नशिप के साथ था मेरा, तो अंडर 2000 रैंक था मेरा। सेकेंड अटेम्प्ट में एकदम ही ड्रास्टिकली चेंज हुआ। मतलब जनरली सेकेंड अटेम्प्ट में सबका इम्प्रूव होता है, पर मेरा अराउंड 2500 रैंक था। और थर्ड अटेम्प्ट में जैसा कि मैम ने भी बताया अभी, मेरा AIR 204 था और स्टेट रैंक 8 था। दैट इज अ रियली ह्यूज डिफरेंस कि आपने पहले बार रैंक आया, फिर सेकंड में थोड़ा गिर गया, मगर थर्ड में आपने काफी अच्छा जंप लिया और इतना अच्छा रैंक से इतना अच्छा कॉलेज भी हासिल किया है। अच्छा अंबर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने जब की ड्यूटी थी वो कहाँ पे की थी? मैम मैं ललितपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ, जो झांसी के नियर बाई है। और मैं अपनी ड्यूटी एक्चुअली थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। पहले मैं गाजियाबाद में वर्किंग था, उसके बाद से मैं दिल्ली में अपनी ड्यूटीज कर रहा था। ओके। ऐसे ड्यूटी और पढ़ाई को एक साथ मैनेज करना काफी टफ होता होगा, तो आपने फिर प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के बीच में बैलेंस कैसे बना के रखा था? हाँ, ड्यूटी के साथ काफ़ी टफ होता है। आपको दिन भर ओपीडी में टाइम देना होता है, उसके बाद अलग अलग तरह के पेशेंट से डील करना होता है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है। उसके साथ आपको एक स्ट्रेस ये भी है कि आपका एक जो एम है आपको उसको भी पूरा करना है। कि जैसे मेरा एम था कि मुझे AIPGT क्रैक करना है, तो वर्कलोड के साथ प्रिपरेशन करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और इसको मैनेज के लिए ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि 1 या 2 दिन में कर लिया। मेरा हर एक घंटा, हर एक दिन को मैंने काउंट कर करके आज जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो ड्यूटी के साथ प्रिपरेशन का ऐसा ही होता था कि जैसे कभी कभी पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा होता था, टाइम नहीं मिल पाता था। पर यह है कि अगर मुझे 1 घंटा 2 घंटा बीच में मिल रहा है तो उस टाइम को मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए देता था। उस टाइम में मैं अपना एक शेड्यूल रखता था कि अगर मुझे 1 घंटा मिल रहा है तो मैं किन चीज़ों को कवर कर सकता हूँ। और ड्यूटी आवर्स खत्म होने पे लाइक 5 बजे में फ्री हो जाता था। उसके बाद 7 से या 8 PM से मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करता था। फिर उसके बाद मैं जितना टाइम दे सकता हूँ नाइट तक, तो वो मैं टाइम डेली कोशिश करता था ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का। जी, मतलब आपने आपको ड्यूटी के बीच में जितना टाइम मिला था आपने उसको पूरा यूटिलाइज करते हुए एंड एक एक हर एक घंटे को आपने प्रॉपरली मैनेज करते हुए चले हैं, तभी आप इतने से प्रिपरेशन भी कर पाए हैं। अच्छा अंबर, जी। एआईपीसीटी एग्जाम की तैयारी का डिसीजन सबसे पहले आपने कब लिया था? एक्चुअली ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि एकदम से मैंने लिया हो। जब फोर्थ ईयर में अपियर हुआ था तो उस टाइम हमारे एक सर थे, डॉक्टर नीरज शर्मा सर, सर्जरी डिपार्टमेंट में ही थे। तो सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था। वो क्लिनिकल केसेस हमसे जिस तरह से शेयर करते थे, जिस तरह से डील करना सिखाते थे, तो उसी टाइम मुझे लगा कि सिर्फ BMS की डिग्री से काम नहीं चलेगा। मुझे अपने आप को मतलब आगे की जर्नी के लिए और प्रिपेयर करना पड़ेगा और कैपेबल होना पड़ेगा। तो तभी मुझे लगा कि हाँ, मुझे AIPGT क्रैक करना है। मुझे अपने एक BMS के आगे MD या MS की रिक्वायरमेंट भी है, वो मुझे जरूरी चाहिए। तो तभी से मैंने फोर्थ ईयर से मैंने डिसीजन लिया था कि हाँ, मुझे AIPGT करना है। जी, हम सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई एक इंसान होता है, एक गुरु कह सकते हैं, जिन्हें देख के हमें भी इंस्पिरेशन आता है कि हमें भी एक पीजी करना चाहिए या तो कुछ आगे बढ़ना चाहिए। आपकी लाइफ में भी वो आए और आपने वो चीज को ठाना कि आपको ये पीएचडी करना है और आपने उसे करके दिखाया। आपने अटेम्प्ट्स दिए मगर आपने उसे हासिल करके दिखाया। दैट्स अ रियली गुड थिंग। अच्छा जी। अंबर, दो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद भी तीसरी बार एग्जाम देने की हिम्मत आपने कैसे जुटाई थी?
और क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट करती रही थी लास्ट तक? तो मतलब वो लोग फील कर सकते हैं जो बार बार अटेम्प्ट देते हैं और अनसक्सेसफुल होते हैं। एक्चुअली ये चीज आपको कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ देती है। हिम्मत नहीं होती दोबारा से उठने की। क्योंकि अगर ऐसा हो, मुझे ये पता था कि मैं अटेम्प्ट देता था, पर मैं मतलब अपने कर्म से मैंने कभी काम चोरी नहीं की। ये नहीं किया कि मुझे पढ़ना है तो मैं दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो रहा हूँ। मैंने हमेशा पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी रखा। पर उसके बावजूद भी जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो ये चीज अंदर से झकझोर देती है। अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाती है। एआईपीसीटी की तैयारी करना मुश्किल था, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल मेरे लिए था खुद पर भरोसा करना। कि आप खुद से क्वेश्चन करने लगते हैं कि वाकई आप क्या इसके लिए कैपेबल हो। मेरी जर्नी यूजी में ऐसे रही कि मैं अपने चारों साल में अपने कॉलेज का टॉपर रहा हूँ। 3 साल यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ। तो एकेडमिक्स में मैं अच्छा था। एज सच ऐसा नहीं रहा कि कभी कोई चीज कोई सब्जेक्ट मुझे इतना परेशान किया हो कि बैक्स आई हो। एज सच नहीं रहा। तो अंदर से ये था कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि आप कैपेबल हो। और फिर जब जो मेरी यूजी में जर्नी रही है, तो एक तरह से कह लीजिए मेरी जिद थी कि मुझे एआईपीजीटी क्रैक करना ही है। इतनी मेहनत मैं यूजी से ही कर रहा था, उसी एम के साथ पढ़ रहा था कि आगे मुझे एमडीएमएस करना है, एआईपीजीटी को क्रैक करना है। तो कहीं ना कहीं वो ये मेरी जिद ही थी कि लगातार 2 अटेम्प्ट्स फेल होने के बाद भी मैं तीसरे अटेम्प्ट में भी लगा रहा। और मैंने उसको गिव अप करने से अच्छा समझा कि उसको कंटिन्यू करना। लगातार फेल होने के बाद लोगों ने भी कहा कि अब रहने दो। लाइक घर वाले भी कि आप प्राइवेट परस्यू कर सकते हो, प्राइवेट से एमडी कर सकते हो। पर मुझे ये लगा कि उस चीज को छोड़ देना सही नहीं है। उस चीज को ना ही छोड़ना मेरी आधी जीत होगी। और वैसा ही हुआ। फाइनली मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। तो बस एक मेरी जिद थी जो मुझे यहाँ तक लेके आई है, आज मैं जहाँ हूँ। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें एक ज़िद होनी चाहिए कि हमें ये हासिल करना है। और कई बार होता है कि हम अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम खुद पे डाउट करने लगते हैं कि क्या हम कैपेबल है। खुद पे भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर वहां पे अगर हम खुद को जोड़ के रखें, खुद पे भरोसा कर पाए, तो डेफिनेटली हम उस चीज को अचीव कर पाते हैं। अच्छा जी। अंबर, पहले के अटेम्प्ट्स में और इस फाइनल अटेम्प्ट की अप्रोच में ऐसा क्या बड़ा डिफरेंस था? और आपके हिसाब से शुरुआती अटेम्प्ट्स में सबसे बड़ी गलती क्या थी या फिर क्या कमी रह गई थी आपकी? तो शुरुआती अटेम्प्ट्स में ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पढ़ाई में मैंने कमी नहीं रखी। पर कहीं ना कहीं एआईपीसीटी का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो उसको आपको किस वे में पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों को आपको ज़्यादा टाइम देना है, क्वेश्चन सॉल्विंग कम करना है। तो कहीं ना कहीं मेरी कमी मैनेजमेंट में रही। मैं चीज़ों को पढ़ता तो रहा, पर उनको सही से मैनेज नहीं कर पाया। तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा यही रहा। मैंने रिवीजन भी किया, कई बार चीज़ों को पढ़ा भी। पर जैसे एक मेरा ड्रॉबैक ये रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। और ऑल ओवर जर्नी में सारे ईयर उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो एक ये मेरा ड्रॉबैक रहा था। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने इन सब चीज़ों को अपने करेक्ट किया। एक एक चीज़ पे को मैंने रेक्टिफाई किया कि मैंने कहाँ गलती की थी। हर एक टॉपिक को मैंने पकड़ा, जो मेरा वीक हो रहा है उस टॉपिक को मैंने इम्प्रूव किया। तो इस तरह से ऑल ओवर जर्नी एक्चुअली मेरी काफ़ी लंबी जर्नी रही है। और मैंने खुद से भी बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और उन गलतियों को धीरे धीरे सही किया। और जब वो गलतियां ठीक हुई तो भगवान ने जो चाहा वो दिया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें खुद की गलती से सीखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और आपने अपनी खुद की गलती से सीखा, वहाँ वो आपको मिला। अच्छा अंबर, आपने पहले किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी क्या? और इस पर आयुर गाइड को चुनने का डिसीजन आपने कैसे लिया था? और आयुर गाइड की जो फैकल्टी, कंटेंट, क्वालिटी टेस्ट सीरीज और मेंटोरशिप में ऐसा क्या था जो बाकी इंस्टीट्यूट से आपको अलग लगा? हाँ, मैंने पहले भी कोचिंग्स ली थी। फिर आयरो गाइड को चुनने का मेरा सबसे पहले मेन रीजन ये रहा कि जैसे मैं हर ईयर अटेम्प्ट्स दे रहा था, तो मैं आयरो गाइड गाइड का हमेशा रिजल्ट देखता था कि टॉपर्स एक मास क्वांटिटी में टॉपर्स इस कोचिंग से आ रहे हैं।
ऐसा होता है कि हर एक कोचिंग से कोई ना कोई टॉपर्स होती हैं, दो चार टॉपर्स होते हैं, पर एकदम मास क्वांटिटी में टॉपर्स एक ही कोचिंग से आना, तो मेरा हमेशा ऐसा क्वेश्चन होता था, आखिर ये ऐसा क्या पढ़ रहे हैं, आखिर इस कोचिंग में इनको ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या स्पेशल टॉनिक दिया जा रहा है कि ये लोग इतना अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, सारे रैंकर्स ही वहां से निकल रहे हैं, टॉप 100 टॉप 50 को पूरा इन्होंने ही घेर रखा है। तो मेरा एक अट्रैक्शन इसी तरफ से था। फिर उसके बाद जब मैंने आयर गाइड को एक्सप्लोर किया तो मैंने उनका मतलब सारा शेड्यूल देखा, सारी टेस्ट सीरीज देखी, और सारे नोट्स देखे, तो तब मुझे पता चला कि हाँ, कि आयर गाइड को क्यों चुनना चाहिए। और आयर गाइड की जो टेस्ट सीरीज थी उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और जो शेड्यूल होता था सर का, डेली मोटिवेशन होता था, सर जो छोटे छोटे क्वेश्चनायर डेली ग्रुप्स में डालते थे, उन सब चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया। जो मुझे लगा कि जो मेरी छोटी छोटी गलतियां हो रही थी जिनकी वजह से मैं हर बार रुक जा रहा था, वो इन कमियों को मेरे धीरे धीरे पूरा करते गए डे बाय डे। आयरोगाइड चुनने के बाद मैंने आयरोगाइड का जो टेस्ट सीरीज देखा और उसने मुझे काफी हेल्प किया। और आयरोगाइड का सबसे अच्छा चीज मुझे यही लगी, फर्स्ट डे से जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे होल सिलेबस का ही टेस्ट का सिलेबस दिया गया कि आफ्टर 15 डेज आपको पूरे सिलेबस का ही टेस्ट देना है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि फर्स्ट डे से ही आप फाइनल एग्जाम के पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जनरली ये होता है, बाकी जैसे मैं पहले भी कोचिंग्स में था कि पर्टिकुलर चैप्टर्स के स्टार्टिंग में टेस्ट होते हैं, या फिर 10 चैप्टर्स के, या पर्टिकुलर एक संहिता के। पर आयुर गाइड में होल सिलेबस होता है, उसने काफ़ी हेल्प की। इसके बाद जो नोट्स मुझे मिले तो मतलब काफ़ी अच्छे फॉर्म में जो लेक्चर्स होते थे वो सारे डिटेल लेक्चर, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। उसके बाद रिवीजन करने के लिए जो नोट्स संहिताओं के सब्जेक्ट के जो नोट्स दिए जाते थे, तो रैपिड रिवीजन में वो काफ़ी हेल्प किया। उसके बाद जो एमआरआई नोट्स थे वो तो मेरे लिए ये समझ लीजिए कि एक खजाना था मेरे लिए। क्योंकि जैसे कि मैं ड्यूटी कर रहा था तो ड्यूटी के साथ संहिता को उठाना या किसी सब्जेक्ट को उठा के बीच बीच में पढ़ना काफी टफ होता है। क्योंकि संहिता के लिए एक आपको एक कंसंट्रेशन चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए। हर एक चैप्टर बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे नहीं है कि आपने 5 मिनट 10 मिनट पढ़ लिया या आधा घंटा पढ़ लिया और फिर छोड़ दिया, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो एमआरआई नोट्स ने इसमें मुझे बहुत हेल्प की, क्योंकि एमआरआई नोट्स में सारे ही सब्जेक्ट के टॉपिक्स उसमें होते थे, और बहुत ही कंसाइज फॉर्म में, और जो जो इम्पोर्टेंट होता था तो वो उसमें होते थे। तो जो भी मुझे मान लीजिए 15 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटा मिल रहा है तो मेरे लिए वो बहुत इजी था उनसे पढ़ना। तो इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया कि आयर गाइड में ऐसा क्या अलग था जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं था, और आपने बहुत अच्छे से ये भी बताया कि कंसिस्टेंटली टॉप 100 टॉप 50 में हमेशा आयर गाइड के स्टूडेंट्स हमेशा दिखते भी आते हैं, क्योंकि उनमें जो एक कंसिस्टेंसी है, टेस्ट सीरीज की जो क्वालिटी और मेंटोरशिप की क्वालिटी है, वो काफी अलग लेवल पे है, काफी अच्छी होती है। अच्छा अंबर, ड्यूटी और पढ़ाई दोनों को बैलेंस करते हुए आपका डेली स्टडी का रूटीन क्या होता था? डेली स्टडी रूटीन, जैसे कि मैं लास्ट ईयर जनवरी तक तो ड्यूटी कर रहा था, तो एकदम से रोज एक साथ रूटीन मेंटेन करना तो थोड़ा सा मेरे लिए टफ था। क्योंकि ड्यूटी में ऐसा नहीं होता था, कभी कभी पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता था तो 5 बजे की जगह 7 बजे में भी मैं फ्री हो रहा हूँ। तो मेरा वही रहता था कि लंच के बाद लगभग होता था कि पेशेंट फ्लो 1-2 घंटे नहीं रहता था, तो वो मेरा फिक्स था कि उस टाइम में मुझे क्या पढ़ना है। जनरली ऐसा होता था कि ये 1 या 2 घंटे आपको डेली मिलनी है, तो मैं उसमें फिक्स अपना रखता था कि मुझे क्या पढ़ना है। उसके बाद जैसे मैं 3-4 घंटे या 5 घंटे कभी कभी निकाल पाता था, तो उसमें मैं अपने जैसे संहिताओं को या फिर सब्जेक्ट्स को उसमें कंबाइन करता था, ताकि एक बैलेंस बना रहे, मेरा एक सिलेबस है वो टाइम टू टाइम रिपीट होता रहे। और एक चीज जो मैंने कंटिन्यूटी में रखी कि मैं अगर स्टडी कर भी पा रहा हूँ, किसी किसी दिन ऐसा होता था नहीं स्टडी कर पाता था, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था, पर मैंने किसी भी टेस्ट को नहीं छोड़ा। आयुर्वेद के जितने भी टेस्ट होते थे वो मैं जरूर अटेम्प्ट करता था, चाहे मैं उस टेस्ट का 100% पढ़ लूँ या फिर 0% पढ़ूं। तो वो एक चीज थी कि वो मेरे खुद के एवेल्युएशन के लिए थी। और जिस फेज पे मैं था, मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका था और मेरा
थर्ड अटेम्प्ट था, तो मुझे खुद को एवेल्युएट करना बहुत जरूरी था। जैसे कि मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं रखा रहा था कि अब मैं कैपेबल हूं या नहीं, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत आता था। तो उसको एवेल्युएट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था टेस्ट, तो मैं टेस्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था। जो भी टेस्ट होता था, मेरा 30% प्रिपेयर हो, 50% प्रिपेयर हो, पर मैं टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करता था। तो मैंने ये एक रेगुलरिटी रखी कि मैंने सारे टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट किया है। और जैसे कि माइनर टेस्ट के बाद जो मॉक टेस्ट हुए, तो मॉक टेस्ट जो फर्स्ट हुआ था, तो उसमें मेरे 170 मार्क्स थे। तो मैं पर उस चीज से कभी डिप्रेस नहीं हुआ। सर हमेशा बोलते थे कि अपने मार्क्स पे कभी जज मत करो, मैंने वही चीज की। मेरे 170 मार्क्स आए, तो मैं हमेशा एक अपनी डायरी रखता था। टेस्ट के बाद जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे, मैं उनको नोट डाउन करता था कि ये मैंने क्वेश्चंस गलत किए हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं टेस्ट देने वाला होता था, उससे 2 घंटे पहले मैं उन सारे क्वेश्चंस के उनको और उनके आंसर्स को एक बार रिपीट करता था और पढ़ता था। और उस डायरी के साथ ही मेरा ये क्लियर हो जाता था कि आप के कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो वीक हैं, किन पे आपको वर्क करना है। और इसी तरह धीरे धीरे मॉक टेस्ट जो मैं अटेम्प्ट करता रहा, फिर 190, फिर 200, 240, 250, और इस तरह से करते करते मैं 300 को पार कर पाया। और फिर ऐसा ही फाइनल एग्जाम में भी हुआ। लास्ट जो मॉक टेस्ट था, तो 300 के अराउंड मेरे मार्क्स थे। और उतने ही फिर जो फाइनल एग्जाम हुआ, तो मेरा स्कोर 309 था। तो मैंने एक दिन में ये स्कोर अचीव नहीं किया। जो सारे मॉक टेस्ट हुए, मैंने कभी खुद को जज नहीं किया मार्क्स के बेस पे। जो मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, उनको मैंने धीरे धीरे हर टेस्ट के साथ रेक्टिफाई किया। किसी एक टेस्ट टेस्ट के रिजल्ट को लेके मैं ऐसे डिप्रेस नहीं हुआ कि मेरे तो लाइक 250 मार्क्स आ रहे हैं, इतने में मेरा कुछ नहीं होगा। तो मैंने उस बेस पे उस दौरान जज नहीं किया खुद को, बस धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और सर ने यही मुझे कहा था, लाइक ये इंटरव्यू, इसी तरह का एक इंटरव्यू था एक मैम का, जो मैंने देखा था उनका भी सेम यही था कि जो मॉक टेस्ट होते थे उनमें उनके मार्क्स कम आए, पर फाइनल में उनका रैंक बहुत अच्छा था। तो उस इंटरव्यू ने मुझे काफी हेल्प किया, मैंने खुद को डिप्रेस नहीं होने दिया। और फिर भगवान ने भी चाहा तो मुझे फाइनल में अच्छा रिजल्ट मिला। जी, आपने बहुत अच्छे से अपना रूटीन बताया, और जो कंसिस्टेंसी थी कि आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए ही किए, भले आपकी पढ़ाई हुई हो या बिल्कुल भी नहीं हो, कैसी भी हुई हो, आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए ही थे। और उसपे कितने भी मार्क्स आए हो, उस पे आपने खुद को जज नहीं किया, और आपने खुद को डिमोटिवेट नहीं किया, और आप आगे बढ़ते गए, और आपने अपने कंसिस्टेंटली जो टेस्ट देते चले गए थे, उसकी वजह से ही आपके इतना अच्छा रैंक आपका धीरे धीरे बढ़ता भी गया, और आपका इतना अच्छा रैंक भी आपने हासिल किया फाइनल एग्जाम में। अच्छा अंबर, एग्जाम के पहले के आखिरी 3-4 महीनों में आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कैसी थी? आपने प्रिपरेशन कैसे फाइन ट्यून किया था? तो लास्ट के 3-4 महीने स्टूडेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे। तो लास्ट के 3-4 जो मंथ थे, तो लाइक जनवरी के बाद जब मैं ड्यूटी मैंने छोड़ दी थी, तो मेरा ये एम था कि पूरा टाइम अब स्टडी में देना है। तो मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लाइक 12 to 14 आवर्स में अपनी स्टडी को दे पाऊँ। उसमें मेरा रूटीन ऐसे होता था कि मॉर्निंग में मैं 7 या 8 AM पे उठता था। और उसके साथ ही 2 घंटे में संहिता को रखता था। संहिता में लाइक चरक, सुश्रुत और इनके भी कोई भी सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान को जो भी मुझे रखना है, एक मेरा शेड्यूल होता था डेली का। और मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ था 15 डेज का अपना, कि मुझे 15 डेज में सिलेबस को कंप्लीट करना है। और अगला रिपीटेशन लाना है, मतलब 15 दिन का मेरा एक शेड्यूल होता था कि 15 दिन में मैं सारे सिलेबस को रिपीट करूंगा। और उसके बाद मैं रोज कोशिश करता था, लाइक 10 बजे तक अगर मैंने समिता को पढ़ा है, तो 10 बजे मैं एक मॉक टेस्ट सॉल्व करता था। क्योंकि जनरली एग्जाम का जो टाइम होता है वो यही 9 to 10 AM ही होता है। तो मैं अपने माइंड को उसी तरह से प्रिपेयर कर रहा था कि मेरे माइंड को हैबिट हो जाए कि इस टाइम में आपको एक्टिव रहना है और टेस्ट सॉल्व करना है। तो मैं 10 बजे रोज एक लाइक एग्जाम के जैसा ही माहौल क्रिएट करके प्रॉपर साइट पे और लाइक सब डिस्ट्रैक्शन से दूर कंसंट्रेट करके एग्जाम देता था। मार्क्स को मैं एवेल्युएट उस टाइम नहीं करता था, मेरा एम बस यही था कि माइंड को ट्रेन करना उस 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैं जैसे डीजी और रससास को एक एक घंटा देता था।
फिर उसके बाद लाइक मुझे संहिता का अगर कोई और पोर्शन रखना है तो उसको मैं 1 घंटे के लिए रखता था। फिर लंच के लिए एक ब्रेक लेता था 1 से 1.5 घंटे का। उसके बाद जो टाइम होता था तो मैंने सब्जेक्ट्स में बांट रखा था कि माइनर संहिता को भी 2 घंटे देने हैं और 2 घंटे कोई भी सब्जेक्ट को देने हैं, और 1 घंटा मेरा रोज मॉडर्न का होता था। और नाइट में सोने से पहले मैं फिर से क्वेश्चन सॉल्व करता था, कि जैसे कि क्वेश्चन ऑफ द डे है या फिर मिसलेनियस सीरीज जो सर के ऐप में होते हैं। तो सर ने जैसे कहा था कि कम से कम आपको रोज 500 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, तो मैं कोशिश करता था कि वो मेरा टारगेट पूरा हो, उससे ज्यादा भी क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो जाएं। तो डेली का रूटीन मेरा ऐसे ही होता था कि मैं सारी चीजों को एक दिन में कवर करूं, संहिता को भी मैं पढूं, सब्जेक्ट्स को भी पढूं, माइनर संहिताओं को भी पढूं, मॉडर्न को भी पढूं, और साथ में टेस्ट भी सॉल्व करूं। कहीं ना कहीं मेरे लास्ट अटेम्प्ट में मेरा यही ड्रॉबैक रहा कि मैं लाइक संहिता को लेके सारे दिन बैठा हूँ या किसी सब्जेक्ट को लेके सारे दिन बैठा हूँ। मैं हर एक चीज को कवर नहीं करता था, और एआईपीजीटी में ये जरूरी होता है, बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक या दो चीजों को लेके एक एक हफ्ते पढ़ें, कि आपने सोचा है कि सिर्फ सूत्र उठा लिया है और मैं हफ्ते भर पहले इसे ही खत्म करूंगा, उसके बाद कुछ नई चीज करूंगा। तो इससे अच्छा ये होता है कि हर एक दिन आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक संहिता, माइनर संहिता का कुछ ना कुछ पोर्शन कवर करना चाहिए। और यही डेली रूटीन मैंने रखा। 15 डेज में मैंने कोशिश की कि मैं अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करूं लास्ट के 2 से 3 मंथ में। तो और जब लास्ट डेज थे लाइक एग्जाम से पहले, तो उस 15 डेज को मैंने और कम किया कि 10 डेज या 8 डेज में भी मेरा सिलेबस हो जाए। और इस दौरान ये भी होता है कि मैं 15 डेज का जो शेड्यूल बनाता था, तो कभी कभी कोई कोई सा पोर्शन रह जाता था। तो उस 15 डेज के बाद मैं एक दिन ऐसा रखता था कि जो उस रिवीजन के दौरान मेरे कोई भी टॉपिक्स ऐसे हुए हैं कि जो छूट गए हैं, तो मैं उनको कवर करता था। पर्टिकुलरली मैं ये करता था कि मैंने अगर 2 घंटा संहिता को या 3 घंटा संहिता को दिए हैं, और मैं अपना एक पर्टिकुलर फिक्स रखता था कि इतना पोर्शन आपको आज कवर करना ही करना है। और ऐसा भी होता था कि कभी मुझसे कवर नहीं हो पाता था, जो आप टारगेट बनाते हैं वो पूरा नहीं हो पाता था। तो वो जो पोर्शन छूटता था, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम दिन में रखता था, और वीकली एक बार टाइम रखता था कि जो आपका वीकली में छूट गया है रूटीन में से, तो उसको कंप्लीट करता था। तो ऐसे ही आपको हर एक चीज पे वर्क करना होता है, हर एक टॉपिक पे, हर एक संहिता पे, और हर एक माइनर संहिता पे, सब्जेक्ट्स पे, और टेस्ट सीरीज को, तो सभी चीजों को साथ में लेकर चलना होता है। और यही मेरा डेली रूटीन रहा है। और लगभग मैंने 12 से 14 घंटे, 15 घंटे कोशिश की कि मैं इतने स्टडी आवर्स निकाल पाऊँ लास्ट के टाइम में। और कहीं ना कहीं इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की, मुझे मेरी जर्नी तक ले जाने में। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो आपके जो फाइनल के जो 3-4 लास्ट के महीने होते हैं, उसमें आपने रिवीजन को कितने इफेक्टिवली किया था। और आपने जो रोटेशन रखा था कि संहिता, सब्जेक्ट, हर चीज़ हर हर एक दिन सब कवर होना चाहिए थोड़ा-थोड़ा। दैट वाज़ अ रियली गुड थिंग, क्योंकि आपने पिछले अटेम्प्ट में वो नहीं किया था। अगर हम कोई एक ही चीज़ को लेके बैठते हैं, तो फिर थोड़ा बोरियत भी आता है एंड सिलेबस वास्ट है, वो कवर भी नहीं हो पाता। तो हमें रोटेशन रखना चाहिए एंड दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। अच्छा अंबर, आयुर्वेद के ऐसे कौन से रिसोर्सेज थे, टेस्ट सीरीज या नोट्स या ऐसा और कुछ था क्या जो आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा था रिवीजन के टाइम पे लास्ट में? रिवीजन के टाइम में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेरे लिए टेस्ट सीरीज और जो टेस्ट का एक वास्ट कलेक्शन था सर का, वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा। क्योंकि टेस्ट का ऐसे था कि कई सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत टफ होते हैं। तो मैं कोशिश करता था कि अगर टॉपिक ऐसा है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या इतना टफ लग रहा है कि मेरे क्वेश्चंस बार बार गलत हो जाते हैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, तो मैं एक तरीका अपनाता था। अगर कोई चैप्टर है जो मुझे बहुत टफ लग रहा है या जिसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, कि इसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो मैं टेस्ट को खोलता था और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। सर के ऐप में पर्टिकुलरली हर एक लाइक चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे, तो मैं उस लेसन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता था। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपने आप एक इंटरेस्ट बन जाता है, कि आपका एक इंट्रो हो जाता है उस चैप्टर से, और आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो मुझे टेस्ट सीरीज ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जो मेरी कमियां रही थी लास्ट अटेम्प्ट्स में, उन कमियों को हेल्प करने में लाइक ब्रह्मास्त्र मुझे टेस्ट सीरीज ही साबित हुई। और जो एक 15 डेज में जो सर के टेस्ट होते थे फुल सिलेबस के,
और वो काफी प्रिपेयर करते थे। वो सारे जो आपके ड्रॉबैक्स हैं वो आप उनको सामने रखते थे। उनसे मुझे पता लग जाता था कि किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा काम करना है, कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो अभी भी आपके वीक हैं। और बाकी जो एमआरआई नोट्स थे वो मुझे काफी हेल्प मिली उनसे। उनमें लाइक जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि सारे सब्जेक्ट का एक कंबाइन और कंसाइज फॉर्म में सारा सिलेबस दिया हुआ है। तो वो नोट्स पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, क्योंकि कम टाइम में मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत सारा पढ़ लिया है। क्योंकि जब भी वो नोट्स लेके मैं पढ़ने बैठता था तो उसमें मुझे मेजर संहिता, माइनर संहिता, सब्जेक्ट, मॉडर्न, ऑल ओवर सब कुछ मिलता था। तो ये नोट्स और टेस्ट सीरीज ने मुझे अपनी जर्नी में काफी हेल्प की। जी, बहुत अच्छा लगा जान के कि नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे थे आयुर गाइड में से, और उन्होंने आपको काफी अच्छी हेल्प भी की थी। अच्छा अंबर, एआई पीएचडी में कौन से सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स थे जो आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगे थे, और आपने उन्हें कैसे टैकल किया था? तो एआईपीजीडी की प्रिपरेशन में मतलब कुछ टॉपिक्स थे जो काफी टफ थे मेरे लिए। जनरली मेरे स्टडी का पैटर्न हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ। लाइक संहिता में भी काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो मैं कोशिश करता था हमेशा से कि उनको मैं कोरिलेट कैसे कर पाऊँ। पर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनमें आप कोरिलेट नहीं कर पाते, वो आपको रटने ही होते हैं। तो वो चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड थी। तो जैसे डीजी और रसशास्त्र सभी के लिए टफ होता है, मेरे लिए भी बहुत टफ था। क्योंकि उसमें आपको एक तरह से रोज रटना होता था। अगर आपने उसको, ऐसा नहीं है कि उसको आपने समझ लिया तो एक हफ्ते बाद आपको वो सारी चीजें याद रहेंगी। तो उसको डेली डेली आपको रिपीट करना होता था। तो डीजी और रसशास्त्र का यही था, मेरे लिए काफी टफ था उसको याद रखना। टफ होता था, बहुत टफ लगते थे। तो मैं यही करता था कि उनको मैं डेली डेली टाइम देता था। तो डीजी और रससास को मैं यही कोशिश करता था, मैं डेली डेली उनको टाइम देता था। एक एक घंटे में उनको रखता ही था। और जनरली ऐसे टाइम में रखता था कि जब मेरा माइंड फ्रेश हो। जब क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे टफ लगते थे, तो ऐसा नहीं कि मैं उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद रखूं, क्योंकि तब तक दिमाग थक जाता था। तो उस टाइम में मैं ऐसे चीजें रखता था जो मैं इजिली पढ़ पाऊं। तो उनको मैं लाइक मॉर्निंग में मैं संहिता पढ़ता था, तो नून या आफ्टरनून के मिड टाइम में मैं डीजी रससास रखता था। या फिर ऐसे भी करता था कि जो मैं टेस्ट सॉल्व करता था तो सबसे पहले डीजी रससास उससे पहले मॉर्निंग में मैं पढ़ लेता था। ताकि जब मुझे वो बहुत ज्यादा टफ लगती थी फिर उनको मैंने मिड टाइम में शिफ्ट किया। तो एक दो ये सब्जेक्ट्स थे, तो इनको मैंने टैकल ऐसे ही किया। मैंने उनको हर एक दिन रिवाइज किया। हर एक दिन मैं पोर्शन रखता था डीजी का कि ये पोर्शन मुझे डीजी का पढ़ना है, 10 साल का पढ़ना है। तो उसमें ऐसे होता था कि एक हफ्ते बाद हर एक चीज रिपीट होने लगती थी, और धीरे 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 फिर चीजें याद होने लगती हैं। और फिर इसके बाद जैसे सुश्रुत में सालक तंत्र वाला पोर्शन है, वो भी सेम ऐसे ही था। उसमें बहुत सारी चीजों को याद करना होता था। तो सालक तंत्र मेरा लाइक लास्ट अटेम्प्ट जो था उनमें भी काफी वीक था। मेन एग्जाम्स में भी मेरे क्वेश्चंस काफी सालक तंत्र से गलत हुए थे। तो फिर उसको टैकल करने के लिए मैंने ये किया कि उसको भी मैंने डेली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लाइक 1 घंटा में रोज सालक तंत्र को रखता ही था कि उसके पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं उनको मुझे बार बार रिवाइज करना है। तो यही चीज कि जो टॉपिक्स आपको अगर लग रहा है कि बहुत टफ हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको आप डेली पढ़ें, चाहे आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, कितना भी टाइम रखें। पर एक शेड्यूल में उन चीजों को जरूर रखें। अब डीजी रसशास्त्र और शालक के ऐसे टॉपिक्स और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यही होते हैं जो सबके लिए थोड़ा सा टफ होते हैं। तो कोशिश यही करें कि आप इनको रोज रोज पढ़ें, रोज टाइम दें, और इनके क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें। शालक में मैं यही करता था कि पहले मान लीजिए मुझे टफ लग रहा है तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट किया, देन अगेन मैंने फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इन चीजों को फिर मैंने ऐसे टैकल किया। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर कोई सब्जेक्ट हमें टफ लगता है तो हम लोग जो है उसे जिस दिन में सबसे ज्यादा फ्रेश जब है अगर हम उसे तब पढ़े, और उसे अगर हम रोज रिवाइज करते चलते हैं, उसे प्रॉपरली टाइम देते हुए चलते हैं, तो वो सब्जेक्ट से हम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। अच्छा अंबर, अगर कोई रिपीट कर रहा है तो क्या उन्हें कंसेप्ट दोबारा प्रिपेयर करना चाहिए या फिर ज्यादा टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग को देना चाहिए? ये बेसिकली आपको खुद एवेल्युएट करना है।
जो भी रिपीट कर रहा है तो उसको ये ध्यान रखना है। जनरली मेरा सजेशन ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट फिर से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपके सारे पोर्शन ही वीक होंगे। तो जनरली मैंने क्या किया कि जो मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक थे, लाइक मैं डेली टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करता था, तो उनसे मुझे पता लग गया था कि कौन से टॉपिक्स हैं या कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो मेरे वीक हैं। तो जो रिपीट कर रहा है तो उसको यही ध्यान रखना चाहिए कि आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहिए जो आपके वीक है। जो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, जिनके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तो उनको नए तरीके से पढ़ने की कोशिश आप ना करें। बल्कि जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक हैं उन पे आप ध्यान दें, उनको आप नए तरीके से कैसे समझ सकते हैं ये आप कोशिश करें। दूसरा, हाँ, टेस्ट सीरीज सॉल्व जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो रिपीट कर रहा है तो जनरली ऐसा होता है कि वह पूरे सिलेबस को पढ़ चुका है, रिवीजन भी कर चुका है, पर कहीं ना कहीं कमी रही है उसके टेस्ट को या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। तभी जाके आप मेन एग्जाम में फेल हुए हैं, कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और नए कॉन्सेप्ट सिर्फ वही लें जो आपके वीक हैं। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें खुद को पहले इवैल्यूएट करना चाहिए कि हम कौन से पार्ट में वीक है, और अगर हम किसी पार्ट में वीक है तो हमें जरूर उसके जो कंसेप्ट उन्हें दोबारा पढ़ना चाहिए। और जो अगर हमारा स्ट्रांग है तो फिर हम उन्हें टेस्ट सीरीज देते देते हम लोग उन्हें एक रिविजन में लाके रख सकते हैं। अच्छा अंबर, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जो स्टूडेंट फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट क्लियर ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हैं। कभी कभी सफलता जो है वो ज़्यादा समय मांगती है। तो जब मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि बस अब रहने दो। पर वही, जैसे मैंने कहा, मेरी एक जिद थी कि नहीं, मुझे ये चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हाँ, मैं इतना कैपेबल तो हूँ कि मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ। कभी कभी लक जो होता है वो आपका साथ नहीं देता। तो जो दोबारा से अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो रिपीट कर रहे हैं, तो अपने ऊपर भरोसा कभी मत छोड़िए, और एक जिद को रहने दीजिए, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, पर एक अंदर जुनून जज्बा होना चाहिए जो आपको डेली मोटिवेट कर पाए। रिपीट में यही होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं। दो अटेम्प्ट्स के बाद एक फेज ऐसा था कि मैं लाइक खुद से ही क्वेश्चन करता था कि आप कैपेबल भी हो, आप ये चीज कर भी सकते हो, आप इस चीज के लायक भी हो। और तो दोबारा से उठना काफी टफ होता है। और मैंने दोबारा से उठा, दोबारा से उसी जुनून के साथ मैंने फिर से तैयारी की, फिर से प्रिपरेशन किया, और आज इस मुकाम पे पहुंच पाया। कहीं ना कहीं लाइक इन माय यूजी मेरा हमेशा से एम था सर्जरी ब्रांच को ही अचीव करना। तो लाइक मैं ये भी सोचता हूँ कि पिछले जो दो अटेम्प्ट्स में फेल हुआ, मैं सक्सेसफुल हो जाता, पर शायद इतनी अच्छी रैंक ना ला पाता कि मुझे सर्जरी ब्रांच मिलती। तो कहीं ना कहीं मतलब ये भी है कि सर्जरी के लिए जो मुझे चाहिए था, मुझे थोड़ा टाइम लगा, पर मैंने उसे पा लिया, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। और जो रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप भी मेरी तरह एक दिन यही कहेंगे कि मुझे फेल होने का रिग्रेट नहीं है, रुकने का होता। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिग्रेट फेल होने का नहीं है, रुकने का रिग्रेट होना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि गिरे हैं तो उठना है और उठे हैं तो बढ़ना है। इसी का नाम जिंदगी है एक्चुअली। एंड हमें रुकना नहीं है। हम केपेबल है, बस सफलता कई बार वक्त मांगती है, और हमें उस टाइम पे खुद को मोटिवेटेड रखते हुए आगे बढ़ना है, और हम जरूर एक अच्छा रैंक जो भी हम चाहिए वो हम उसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा अंबर, जब आपने एआई पीजीटी क्रैक कर लिया है तो आपका आगे का प्लान क्या है? लाइक मैंने शायद अपने फोर्थ ईयर में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे सर्जरी ही ब्रांच परस्यू करना है। तो अब लाइक सर्जरी ब्रांच मुझे मिल गया है, तो मैं उसी को अभी और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अपने पीजी में जो भी सर्जरी में मैं जितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जो जो चीज़ें कर सकता हूँ वो मैं अभी एक्सप्लोर करूँगा। इसके बाद इन फ्यूचर लाइक खुद का एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। और मेरे
लाइक जो भी टीचर्स रहे हैं उनसे मुझे जो मिला, एक शिष्य के रूप में गुरु से जो मिला कि आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो लाइक फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत, तो उनसे बढ़ के कुछ नहीं है। लाइक मॉडर्न सर्जरी कितना भी आगे चले जाए, पर फादर तो सुश्रुत ही रहेंगे। तो उनकी विधा को मुझे आगे बढ़ाना है, आयुर्वेद को आगे लेके जाना है। और लाइक शल्य विज्ञान में सर्जरी के क्षेत्र में अपना एक नाम इस्टेब्लिश करना है। जी, एंड वी ऑल्सो होप फॉर यू कि आप शल्य में एक बहुत अच्छा नाम भी हासिल करें और आयुर्वेद को जितना आगे से आगे पहुंचा सकता है आप उतना उसे आगे बढ़ाए। और ये हम सबका कर्तव्य भी है बीइंग आयुर्वेदा स्टूडेंट। अच्छा अंबर, आखिर में उन स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशनल लाइन जो अभी अपने जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी अपनी जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो एक चीज याद रखिए जो मैं हमेशा याद रखता था। एक बच्चा होता है, वो बार बार गिरता है, फिर उठ के खड़ा होता है और तब जाके चलना सीखता है। तो आप यही सीखिए कि आप बार बार गिरें पर आपको उठना आना चाहिए, आपको अच्छे से चलना आना चाहिए। आप भले ही फेल होते रहें, अपने आप को टेस्ट के नंबर से इवेल्युएट कभी मत कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको हर एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और एक जिद को बनाए रखना है कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अपनी प्रायोरिटी को सबसे ऊपर रखना है। लाइक आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप खा रहे हो, उठ रहे हो, लाइक मेरी तरह ड्यूटी कर रहे हो, पर आपका जो एम है वो आपके दिमाग में चौबीसों घंटे होना चाहिए। आपके सपने भी उसी के आने चाहिए, इतना ज़्यादा स्ट्रांग आपका ड्रीम होना चाहिए। और इस ड्रीम को कभी हल्का मत होने देना, धुंधला मत होने देना। बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारे डिप्रेसिंग फेज आएंगे, पर आपको फिर से उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ दोबारा से लग जाना है। और जरूर यकीन मानो, भगवान भी आपका साथ देते हैं। बस अपनी तरफ से आप पूरी मेहनत कीजिए। आप जितना अपने आप को इस चीज में झोंक सकते हैं उतना झोंकिए। और लाइक डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, लाइक मैं जैसे करता था कि सोशल मीडिया से मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में दूर ही रहता था। जो नेसेसरी एप्स थे, लाइक व्हाट्सएप पे डेली कोचिंग के नोट्स या इंफॉर्मेशन आती थी, उसकी नीड रहती थी। यूट्यूब की नीड रहती थी। उसके अलावा लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर को मैंने सीधा फोन से ही हटा दिया था। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जब तक फोन में ऐप ही नहीं रहेंगे तो आपका मतलब ध्यान भी नहीं जाएगा। और एक चीज मैं करता था कि अपने डेली स्टडी आवर्स को काउंट जरूर करता था। तो आपको यही करना है कि अपने आप को रोज एवेल्यूएट करना है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। अपने आप को फटकार रोज लगानी है कि आज आपने कम पढ़ा, आज आपने ज्यादा सो लिया। और एक मोबाइल से तो मतलब जितना नेसेसरी है आप उतना ही यूज करें, मेरा ये सजेशन रहेगा। और एक जिद के साथ लग जाइए। और समझ लीजिए एक ये युद्ध है आपके जीवन में, आपको लड़ना है। और जरूर जिद के साथ इस युद्ध में आप लगेंगे तो जीत आपकी ही होगी। ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये एक युद्ध है और युद्ध में अगर हम अच्छे से लगे रहेंगे तो जीत हमारी ही होनी है। अपने जर्नी में डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हुए, अपने मार्क्स के बलबूते पे खुद को इवैल्यूएट ना करते हुए, अपने प्रिपरेशन पे अगर डेडिकेटली अगर हम ध्यान देंगे तो हम जरूर एक अच्छा रैंक, एक अच्छे सीट जरूर हासिल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अंबर कि आप आज हमारे साथ जुड़े, अपना टाइम निकाल कर आए एंड आपने हमारे इस एस्पेक्ट के साथ अपनी पूरी जर्नी को शेयर किया और उन्हें इतने अच्छे से मोटिवेट किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम। और लास्ट में मैं अजीत पाटिल सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। सर मेरी जर्नी में लाइक बहुत हेल्प की सर ने। सर के जो मोटिवेशंस थे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। तो मैं दिल से सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर को बहुत बहुत थैंक यू। और आयुर्गाइड की टीम को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मुझे जो चाहिए था वो हासिल करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।